जी। एसी का भाई टेम्परेचर करवा दें ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ऑनलाइन वाले हजरात ज़रा खड़े होकर बैठें और जो लेट के ले रहे हैं वो ज़रा उठ के बैठते हैं। लेक्चर नंबर 1। स्टैंडर्ड लेके आए हुए हो? अच्छा। अच्छा, बुक इंशाल्लाह 2-3 दिन में प्रिंट होके आ जाएगी। तो फ़िलहाल ऑनलाइन वालों के लिए नोट्स अपलोड कर दिए हैं। 2 नोट्स अपलोड हुए होंगे। एक नोट्स में हेडिंग होगी लेक्चर 1, यानी उसमें करवाया क्या है, और एक IS 38 के पूरे चैप्टर के नोट्स होंगे। तो ये दोनों आप हजरात जो है वो डाउनलोड कर लें किसी और डिवाइस के ऊपर। अच्छा जी, सिलेबस में जो स्टैंडर्ड्स हैं मोटे मोटे वो IS 38 दैट इज़ इंटेंजिबल्स, फिर एक IS 1037 है, फिर एक एग्रीकल्चर है IS 41 जिसको हम दूसरे नंबर पे करेंगे। फिर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है इसकी थोड़ी डिस्कशन है। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किसी कंपनी में कर देते हैं, कोई शेयर ख़रीद लेते हैं। इसके बाद लीज़ है, मशहूर ज़माना जो टॉपिक है। जिस तरह डिप्रिसिएशन पे दिन लगते थे आपके FR 1 में, उस तरह लीज़ पे दिन लगेंगे इधर। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, अब आप लोग बाहर के मुल्क से भी चीज़ें ख़रीदते बेचते होंगे। चलो अच्छा हुआ। इनकम टैक्स, इसका उस टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं जो टैक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट होगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आप P&L और बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। फिर कंसोलिडेशन एक मशहूर टॉपिक है, 2 कंपनीज़ को आपस में रिश्ता करवा देंगे हम, कंपनी A और कंपनी B का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स भी इसी से इंटरलिंक टॉपिक है। और एथिक्स तो आपको आते होंगे? वो बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, इसकी ग्रिड भी है लेकिन उसकी अभी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का हुआ करेगा, और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं वो अगर एक लेक्चर भी किसी दिन छोड़ देंगे तो याद रखिएगा वो अपने आप को बहुत पीछे ले जाएंगे। और आखिरी दिनों में जो ऑनलाइन वाले हजरात प्रेशर डालते हैं कि जल्दी सिलेबस ख़त्म करें, जल्दी सिलेबस ख़त्म करें, उसमें 90% वो लोग प्रेशर डाल रहे होते हैं जिनके लेक्चर पेंडिंग होते हैं। अब जिनके लेक्चर पेंडिंग है उसकी वजह से हम इधर से जल्दी सिलेबस ख़त्म करते हैं, तो ये इस चीज़ का हल नहीं है। जो चीज़ है वो पूरी करानी है और चीज़ों को ख़राब नहीं करना। तो इसलिए ऑनलाइन वाले हजरात आखिर में ये जो प्रेशर डालना शुरू करते हैं, लेक्चर ख़त्म कर दें, अब बस भी कर दें, और कितने लेक्चर हैं, तो जो सिलेबस है वो तो ज़ाहिर बात है कराना है। लास्ट टाइम पता नहीं कितने 114 115 लेक्चर हुए थे। तो इसलिए थोड़ी सी डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अगर रोज़ाना का काम आप रोज़ाना करेंगे तभी काम चलेगा, वरना मुश्किल है। तो जिन हजरात ने पहले मेरे से टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, आपको उसकी बनिस्बत डबल एफ़र्ट चाहिए होगी स्ट्रेट अवे। जितना टेक्स्ट में आप एफ़र्ट करते थे उसकी डबल एफ़र्ट आपको FAR 2 के अंदर चाहिए होगी, फिर जाके आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। अच्छा जी, कुछ क्या है कि आपकी वेबसाइट पे एक मार्किंग स्कीम अपलोड होती है जो FAR 1 के अंदर शायद आपने कभी ज़िंदगी में देखी हो। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जैसे कोई टॉपिक है, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फ़िगर निकालनी है, उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट से इसने 2.5 मार्क्स रखे हुए हैं। फिर कोई लाइबिलिटीज़ कम होंगी, उसके 1.5 मार्क्स रखे हुए हैं। ये कोई चीज़ है कंसोलिडेटेड रिज़र्व, इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। कोई आप अगर गलती कर देते हैं, जैसे कई जगहों पर डेप्शन का रेट होता है, वो आपने गलत लगा दिया, तो इसका मतलब है आगे सारी एंट्रीज़ आपकी गलत नहीं होंगी, सिर्फ जहाँ पे वो गलती हुई है उसी को वो कंसिडर करेगा। बाकी ये पिछली अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स होंगे, ऑटम 2022 ही बनती है।
तो करंट रिजल्ट्स ऑफ 35%, यानी कि 35% बच्चे पास हुए हैं, इज़ हायर देन द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 27%। यानी कि अगर क्लास में 100 बैठे हुए हैं तो उनके 27 उठाता है। मैं आपकी क्लास की बात नहीं कर रहा, आपको इंशाल्लाह साथ सबने नियत की हुई है पास होने की, लेकिन वो पूरे बंदों में से 100 में से 27 उठाए उसने, इसे 100 में से 35 उठाए इस दफ़ा। However, it is fairly consistent with the previous 3 session result. The element of selective study, जो आखिरी दिनों में मैसेज आ रहे होते हैं आप लोगों के, ये कर दें ये छोड़ दें तो क्या होगा, वो फिर जो होता है फिर आप कहते हैं क्यों हुआ। तो element of selective study was evident from the fact that a number of examiners secured maximum of 1 mark। अच्छा माशाल्लाह, एक ही नंबर लिया है इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 8। तीनों में से मैक्स नहीं, हर एक में एक एक नंबर लिया है। वेयर एज न्यूमरस अदर एग्जामिनर्स सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस। और कुछ आपके साथ बैठे हुए वाले ऐसे भी थे या आप खुद ऐसे थे कि वो पूरे नंबर ले गया। मैनी एग्जामिनर्स सिक्योर्ड मार्क्स इन 80s, 1980s, 80 से ऊपर भी बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, एंड हाईएस्ट 93 तक भी कोई शहजादा पहुंच गया। क्या इंसान ही था। हाँ, इंसान ही था। Examiners generally secured good marks in 2 to 3 questions but failed to obtain reasonable marks in remaining question. Lack of practice, एक तो विटामिन की कमी होती है, एक प्रैक्टिस की कमी होती है, was evident in answer scripts as many examiners were found struggling to obtain easy marks available in the paper. Also workings were mostly haphazard, यानी वर्किंग आप करके रेफरेंस नहीं देते और एग्जामिनर को कहते हैं ढूंढो ये फिगर कहाँ से आई है। And consequently partial marks could not be awarded as the trail for calculations was not available। यानी कि एग्जामिनर ढूंढना चाह रहा था उन चीज़ों को, लेकिन पता नहीं चल रहा था वो चीज़ें कहाँ कहाँ से उड़ के आ रही हैं। आप कैलकुलेटर पे ही प्लस माइनस करके उन चीज़ों को लिख रहे थे। अच्छा जी, ये है जी स्प्रिंग 2022। द ओवरऑल रिजल्ट इज 27%, सिग्निफिकेंटली लोअर देन प्रीवियस सेशंस रिजल्ट। किसी एक सवाल में 10% मार्क्स भी आए हैं, 10% बच्चे पास हुए हैं। अच्छा, उससे पहले रिजल्ट 46% भी रहा है। द लो रिजल्ट वॉज मेनली ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन बला बला एंड बला, विच प्रिवेंटेड मैनी मार्जिनल केसेस फ्रॉम क्रॉसिंग द लाइन। लाइन कौन सी? 50 मार्क्स वाली। इन क्वेश्चन 2 and 3 अबाउट 1/4 ऑफ द एग्जामिनर्स डिड नॉट सिक्योर एनी मार्क। 25% बच्चों ने मार्क्स ही नहीं लिए उसमें कोई। While in question 5 about half of the examinees did not secure any mark. Poor performance in these questions was mainly because questions had been examined in a different way and these areas of the syllabus were not studied on the assumption that these topics could not be examined. Despite poor result, there were many examiners who secured marks in 80s and even as high as 90 marks. तो एक तो रीज़न होगी लैक ऑफ प्रैक्टिस और दूसरी रीज़न होगी सिलेक्टिव स्टडी। एन ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ऑफ 46% इज अन्नी देन द रिजल्ट ऑफ 35। एग्जामिनर्स परफॉर्म वेल इन सेक्शन ए कंप्राइजिंग ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बट द परफॉर्मेंस इन सेक्शन बी वाज पुअर। द हाईएस्ट अल्लाह, आंखें बंद करके खोलें, 97 मार्क्स। तो आप ही कोई दाएं बाएं बैठा होता है, पता नहीं कहाँ निकल जाता है, और टेस्टों में पता चलना शुरू हो जाता है आपको। किसी के आ रहे होते हैं 10 नंबर, किसी के आ रहे होते हैं 25/25। पुअर परफॉर्मेंस वॉज विटनेस इन क्वेश्चन बला बला एंड बला, दो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन वॉज ऑन हायर साइड। आई कैप कहते हैं मानता हूँ मैंने कर दी थी बच्चों के साथ। द पुअर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 8 वॉज अनएक्सपेक्टेड एज अ सिमिलर क्वेश्चन हैड ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड। चलें छोड़े पड़े, इसको साइड पे रखो। आप आए हुए हो माशाल्लाह, साइड पे रखो। भाई नोट्स बांट दो, उन क्लासेस में पढ़े हैं नोट्स? ठीक है, पॉज कर दो ज़रा, पॉज कर लोगे? अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद IAS 38। इससे पहले आप ने शायद बाय कर लिया हूँ IFRS। तो आज आपने स्टैंडर्ड ढूंढने हैं, उनको कपड़ा शपड़ा मारना है, उससे मट्टी झाड़नी है
और मट्टी झाड़ कर आपने पीछे बातें करनी है। पार्ट A2 को ढूंढना है। A1 या A2? A2। A1 में क्या है? A1 में क्या है? IFRS। और A2 में क्या है? IAS। पार्ट B यूज किया है FR1 में? पार्ट B यहां यूज होगा, पार्ट C यूज नहीं होगा। अच्छा, तो स्टैंडर्ड जो आपने ICAP से बाय करने हैं या कर लिए होंगे, पार्ट A1 यूज होगा, पार्ट A2 यूज होगा और पार्ट B यूज होगा। B में एग्जांपल्स होती हैं। अच्छा, किसी IFRS का आपको नंबर याद हो? FAR1 में कोई IFRS था? ये सबके साथ IAS ही लगा होता था, IAS लगा होता था। कौन सा IAS था मसला? 16, 23। अच्छा, इन्वेंट्री वाला IAS 2। अच्छा, इसी तरह और IAS होंगे। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। पहले आते थे IAS, जिसमें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। IAS 38 आज हम पढ़ने लगे इंटेंजिबल्स। और एक आखिरी IAS आया था 41 एग्रीकल्चर। इसके आने के बाद IAS आने बंद हो गए थे, फिर IFRS आ गए थे। इनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनका नाम था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन इन तीनों के बाहर नाम IFRS ही लिखा होता है। लेकिन पार्ट A1 के अंदर आपको IFRS मिलेंगे और पार्ट A2 के अंदर आपको IAS मिलेंगे। IAS 38 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। IFRS भी हमारे सिलेबस में है, 15 है, IFRS 16 है। ये दो IFRS हमारे सिलेबस में है। तो बहरहाल पार्ट A2 ढूंढ के उसमें IAS 38 आपने जो है वो तलाश करके रख लेना है। किसी दिन फिर आपको कहा जाएगा क्लास में भी ले आएं ताकि उसकी बेस पे डिस्कशन हो जाए। अच्छा, IAS में डेफिनेशंस कहाँ दी होती हैं? अगर मिसाल के तौर पे हम IAS 38 खोलते हैं, घर जाके आप IAS 38 खोलें, ये आपको मिलेगा IAS 38। इसमें कुछ पैरास दिए होते हैं IN के नाम से, इंट्रोडक्शन। इनको आपने इग्नोर करना है। फिर जब IN ख़त्म होता है तो प्रॉपर पैरास के नंबर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पैरा 8 से डेफिनेशन शुरू हो रही हैं। जैसे उधर हम डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ यूज़ करते थे, इधर कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? अमोर्टाइजेशन का। और उधर हम टेंजिबल्स का लफ्ज़ यूज़ करते थे, इधर हम किसका लफ्ज़ यूज़ करेंगे? इनटेंजिबल्स का। तो इसमें आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। बहरहाल इसमें से जो जो होगी उसको हम इंशाल्लाह हाईलाइट करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे IAS 38। अच्छा जी, IAS 16 और IAS 38, ये कौन सा था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये होगा इंटेंजिबल्स, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आपके कोई लाइसेंसेस, असलहे का लाइसेंस है आपके पास या और कोई लाइसेंसेस हैं, फिशिंग लाइसेंस है, डेट विल बी इंटेंजिबल्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते। अच्छा, इधर कौन सा लफ्ज़ यूज होता था? डेप्रीसिएशन। इधर कौन सा लफ्ज़ यूज होगा? अमोर्टाइजेशन। और कोई स्टैंडर्ड जो एसेट्स को डील करता हो, एसेट्स को? IAS 40 किसको डील करता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी क्या? लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग की बात करता था, जो किस लिए रखी हो?
रेंटल के लिए रखी हो। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग खुद यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लेकिन अगर किराए पे देनी है या बेचनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IS 41 एग्रीकल्चर। क्या किसी गाय के पास घर में गाय हो सकती है? गाय, क्या किसी गाय के पास, जीजू भाई के पास घर में गाफ अलिफ वाली गाय हो सकती है घर में? तो अगर कोई बंदा गाय रखी हुई है और मोहल्ले में दूध बेचता है तो उसके जो गाय होगी वो गाय पीपी है, वो गाय पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। वो गाय इंटेंजेबल है, ना छुओ मुझे, वो इंटेंजेबल है, छुएबल नहीं है, छुएबल नहीं, छुएबल, छुएबल नहीं है, छुएबल है। यू कैन टच द गाय, यू कैन चेक हर टीथ, ओके, अगर वो बुरा ना बनाए तो यू कैन चेक हर दुम। अच्छा, तब वो टांग मार देगी। अच्छा, और कोई स्टैंडर्ड जो एसेट्स को डील करता हो? IS 2 किसको डील करेगा? इन्वेंट्रीज को डील करेगा। और कोई स्टैंडर्ड? IFRS 9 एक है, IFRS 9, ये डील करेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। किसको? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट्स आपने कोई कर दी, तो आप अगर बैलेंस शीट देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बैलेंस शीट में आपको इन्वेंट्री के अलावा बाकी चीज़ें कहाँ नज़र आ रही होंगी? नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में क्या नज़र आ रहा होगा? पीपी, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल, और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा जी, अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटेंजिबल्स की क्या अहमियत है और ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको इंटेंजिबल्स जो है वो मिलते हैं, वो किस वैल्यू के हैं और उसकी अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है? IS 16 के काफ़ी अरसे बाद क्या आया था? IS 38, क्योंकि स्टैंडर्ड तरतीब से आए थे। तो जब IS 16 आया तो लोगों ने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तो ट्रीटमेंट बताई हुई है, लेकिन इंटेंजिबल्स की ट्रीटमेंट कहीं नहीं बताई हुई। तो इंटेंजिबल्स की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड लाना पड़ा? IS 38। और IS 38 के बाद कहीं जाके मज और गां की बात हुई। ओके, अब अगर हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें किसी कंपनी की, जैसे ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम खोलते हैं, पैकेजेस एक कंपनी है पाकिस्तान में, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखते हैं कि बैलेंस शीट में कौन से नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं। पैकेजेस लिमिटेड, आंखों को ऐसे ऐसे करो फिर सही नजर आने लग जाएगा, करते रहो, जब सही होगा मैं बताऊंगा। अच्छा, अच्छा ये वेबसाइट है, इसको भी आप नोट कर लें। इसके ऊपर हमारे डेली के नोट्स अपलोड हो जाया करेंगे, यानी जो आज क्लास में पढ़ा है वो यहाँ पे अपलोड हो जाया करेगा। ऑनलाइन वालों को तो पोर्टल के ऊपर ही अपलोड हो जाएगा, और ऑनलाइन वालों के हजरात की सिर्फ एक जूम मीटिंग हुआ करेगी मंडे को बिटवीन मगरिब एंड इशा। वो फिर टाइम आपको इंशाल्लाह जो है मंडे की सुबह व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लिया करें, उसमें इंशाल्लाह आपको टाइम बता दिया जाएगा। सर ये FLP के पास स्पेस नहीं, स्पेस कहीं भी नहीं है, होने के लिए स्पेस कहीं भी नहीं है। अगर स्पेस डालनी होती तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखा होता। वापस आओ, शर्म नहीं आती, और करीब स्पेस लग रही है। साथ साथ बहरहाल ये F स्मॉल है और ये F कैपिटल है। ओके, लेकिन अभी इस वेबसाइट को ना देखिएगा, अभी मैं जाके इसको पिछला मटेरियल इस पर डिलीट नहीं किया, वो कर दूंगा, फिर आप देखिएगा। अच्छा जी, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज एट 31 दिसंबर 2019, इसमें जो नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इनकी कोई लैंड बिल्डिंग होगी। इसके बाद क्या आ रहा है? राइट ऑफ यूज़, ये हम लीज में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आ रही है जी? उसके बाद इंटेंजिबल्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हम बताएं हम कौन सा शुरू करने लगे हैं आज? इंटेंजिबल्स शुरू करने लगे हैं। इंटेंजिबल्स शुरू करने लगे हैं। इसके इंटेंजिबल्स कितने के हैं? 65
1000 के नहीं, 65,000 रुपये के नहीं, कंपनी है भाईजान पूरी। ऊपर रुपीज़ इन क्या लिखा हुआ है, तो 65 मिलियन के हैं। तो पाकिस्तानी उसमें आप क्या कहेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह बोलते हैं आप लोग? अच्छा नहीं, यूनिट। तो 6 करोड़ रुपए के तकरीबन इसके इंटेंजिबल्स हैं। इसलिए इंटेंजिबल्स की अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एतबार से हमें आइडिया हो जाएगा कि इंटेंजिबल्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत मेजर चीज़ होती है, जिसको हमने जो है वो सही तरीके से अगर ट्रीट ना किया तो यूज़र्स को फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अच्छा, ABCDFGHIJK, वेयर इज के? ये कीनिया की कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ओहो, चलें ये फिर देख लेंगे। तो हो गया। ये जी इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इसके भी नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है जी? स्लो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओ, बायोलॉजिकल एसेट, मज, गां, साथ साथ मोबाइल यूज हो रहा है, मतलब फैसिलिटी, बायोलॉजिकल एसेट्स। इसके बाद राइट ऑफ यूज, ये लीज में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स हैं कोई, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आप देखिए इस कंपनी ने बायोलॉजिकल एसेट्स भी अच्छे खासे रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है, राइट ऑफ यूज भी है। लेकिन क्या चीज़ इस कंपनी में आपको नज़र नहीं आ रही? इनटेंजिबल्स कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट जी, IS 16 की थोड़ी रिवीजन करें। किताब में जो नोट्स हैं पेज नंबर 204 निकालें। अच्छा, 204। कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइज। सेपरेटली एक्वायर्ड का मतलब बताएं। सेपरेटली एक्वायर्ड, खरीदा गया, बाय किया गया। क्या आप दुकान पे जाके सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं? क्या आप दुकान के ऊपर जाके एक CD बाय कर सकते हैं? तो डेट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब CD एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? असल में CD के अंदर जो चीज़ है हम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं, वरना CD तो 10 रुपए की भी शायद ना हो, वो जो मटेरियल है। तो असल में CD के पीछे जो बेनिफिट छुपा हुआ है, डेट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। जब आप उसको कंप्यूटर में डालते हैं, डेट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। तो देखने में आप लोगों को सॉफ्टवेयर में भी कोई टचेबल चीज़ नज़र आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्डवेयर बन जाएंगे। गवर्नमेंट ने आपको असलहे का लाइसेंस दिया है, अब आपके हाथ में एक सफ़ा है, इस सफ़े का नाम है फिशिंग लाइसेंस। क्या ये अब टेंजेबल बन गया, टचेबल बन गया? नहीं नहीं नहीं, असल में वो सफ़ा कुछ नहीं है, बल्कि उस सफ़े के पीछे छुपा हुआ जो राइट है उसकी आप प्राइस पे कर रहे हैं या कागज़ के टुकड़े की प्राइस पे कर रहे हैं? तो असल में कागज़ का टुकड़ा अगर आप लें गवर्नमेंट से, जिसमें गवर्नमेंट आपको ऑथराइज कर दे कि आप फलां इलाके में जाके फिशिंग कर सकते हैं, तो क्या वो कागज़ का टुकड़ा टच होने की वजह से टेंजेबल बन जाएगा या वो स्टिल इनटेंजेबल रहेगा? तो देखने में कभी कभी आपको लगेगा कि इनटेंजेबल्स वाली चीज़ें टचेबल हैं, बट दीज आर नॉट टचेबल। उस कागज़ का टुकड़ा तो 1 रुपये का आपको कहीं से मिल जाएगा, उसके पीछे जो पावर छुपी हुई है, जो साइन हुआ हुआ है, उसके पीछे जो पावर है, उसके आप पैसे पे कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप CD बाय करते हैं तो CD तो 10 रुपये 20 रुपये की आपको मिल जाएगी, लेकिन आप जो है वो 10,000 रुपया दे के क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर CD में जो गेम है या CD के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, असल में आप किसकी प्राइस पे कर रहे हैं? उसकी प्राइस पे कर रहे हैं या CD की प्राइस पे कर रहे हैं? उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड एज सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल? बॉट। सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल क्या होते हैं? बॉट। कल हम पढ़ेंगे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। क्या पढ़ेंगे? क्या सॉफ्टवेयर इंटरनली जनरेट हो सकता है? फूड पैंडा से आप खाना मंगवाते हैं तो वो पका पकाया खाना है, तो वो आपने सेपरेटली एक्वायर किया है, आपने खरीदा है। लेकिन अगर आप उसकी जगह
किसी दुकान से ऑर्डर कर दें आलू टमाटर प्याज और फिर खाना पकाएं, तो वो खाना सेपरेटली एक्वायर हुआ है या आपने इंटरनली जनरेट किया है? आज हम किन इंटेंजिबल्स की बात कर रहे हैं? जिनको हम खुद बना रहे हैं या जो बने बनाए खरीद रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ सेपरेटली एक्वायर्ड, अलग से खरीदे जा रहे हैं इंटेंजिबल कंप्राइज। अब ये आगे आइए 16 वाली चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं, वन बाय वन पढ़ना शुरू कर दें। परचेज प्राइस क्या होगी? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। नंबर 2 क्या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट करने का जो भी खर्चा आएगा। नेक्स्ट नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। अच्छा जी, आपने एक सॉफ्टवेयर है वो बाहर के मुल्क से मंगवाया, तो आपने बाय किया उसको 70 मिलियन में। आपने कस्टम ड्यूटी, कस्टम लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? इंपोर्ट ड्यूटी लफ्ज लिखा हुआ था, इंपोर्ट ड्यूटी। आपने एक सॉफ्टवेयर बाय किया, उसके 70 पे किए, आपने इंपोर्ट ड्यूटी उसकी पे की 10, फिर आपने जो है वो उसका कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स पे किया, नॉन रिफंडेबल टैक्स 3 रुपए, फिर आपने कोई रिफंडेबल टैक्स पे किया 2 रुपए। अब सवाल यह है कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इसके खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी? जी कैश की फिगर निकलवाएं। 80 कैश आपकी जेब से कैश कितना गया? 85। अच्छा, अब आपने डेबिट करना है। डेबिट किसको करना है आपने? कैसे? 70 रुपए को एसेट की कॉस्ट में डालूं? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? द कॉस्ट इज कैपिटलाइज। 10 रुपए को कैपिटलाइज कर दूं, 3 रुपए को कैपिटलाइज कर दूं, टोटल 83। एंट्री टैली कर रही है नहीं? बैलेंसिंग फिगर कहां डालूं? 2 रुपए वाली रिसीवेबल में डालूं या एक्सपेंस में डालूं? रिसीवेबल में डालूं, एक्सपेंस में डालूं? रिफंडेबल, रिसीवेबल। गवर्नमेंट ये हमें टैक्स वापस कर देगी। जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हुकूमत को दिखाएंगे, हुकूमत बड़ी खुश होगी, यार आपने तो जैसे वादा किया था वैसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने लगे, ये हमसे टैक्स आके वापस ले लो। तो रिसीवेबल बुक करें गवर्नमेंट से या खर्चों को रिकॉर्ड करें? रिसीवेबल। कितने से? 200। चलें जनाब, बैलेंस शीट में अब इंटेंजिबल कितने पे नजर आएगा? 83 पे। तो ये वाली कॉस्ट क्या हो गई बोले? और ये वाली कॉस्ट लफ्ज बोले? एक्सपेंस आउट। नहीं, ये वाली कॉस्ट कैपिटलाइज होगी और ये एक्सपेंस आउट नहीं हुई। एक्सपेंस आउट होने की बजाय ये कहां चलेगी? रिसीवेबल का पार्ट बन। अब इंटेंजिबल बैलेंस शीट में कहां नजर आएगा? नॉन करंट एसेट्स में। और रिसीवेबल बैलेंस शीट में कहां नजर आएगा? करंट एसेट्स। जल्दी जल्दी, रजिस्टर निकाल लें, कल ही अब्बू ने नया लेके दिया है। कितने लोग कल बाजार में जाके नए रजिस्टर खरीदने गए थे? अच्छा, कितने लोग आईकेएफ से निकलते ही पेपर देने के बाद ही रजिस्टर खरीदने चले गए थे? कितनी भी जल्दी ना किया करें, बहुत जज्बाती लोग हैं आप। अच्छा, कितने लोग इल्म हासिल करने, तालीम हासिल करने आए हैं? ज़बरदस्त। इन लोगों ने फिर ये किया होगा मेरे ख्याल से, जो चीज़ें टीचर ने कटवा दी थी कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो जाके पढ़ी होंगी इन दिनों में। हाथ खड़ा करें। आपने पढ़ी? लगता नहीं, वैसे खड़े हो रहे, खड़े हो जरा। क्या चीज़ कटवाई थी? हाँ, फिर किसने? सुरमैन ने कटवाया था। क्या? कैश फ्लो का? ठीक है, तो आपने वो इन दिनों में सीखा? समझाओ। वो कह रहे हैं टॉपिक ही और था। बैठ जाओ, अल्लाह आपके भाग लगाए। ओके, अच्छा, FAR 2 ने बस डेली पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। डेली जो पढ़ लेगा, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं लेकिन छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा एक ही पैटर्न के ऊपर सवाल आता है।
टेस्ट में भी डिफरेंट पैटर्न पे सवाल आ सकते हैं, जो मैं सवाल कर रहे होंगे वो कुछ और होंगे, टेस्ट में कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप में वो स्किल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। और पेपर में बड़ा इजीली, कहते हैं R1 में मेरे साथ हो चुका है, अच्छा, तो पेपर में बड़ा इजीली जो है वो आप 50 नंबर ढूंढ सकते हैं, बड़ा इजीली बंदा होना चाहिए। परचेज प्राइस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, इंपोर्ट ड्यूटीज एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब है कौन से एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, रिफंडेबल टैक्सेस, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। दुकानदार ने अगर डिस्काउंट दे दिया उसको आप माइनस कर देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो मिसाल के तौर पे इसमें आप इंस्टॉलेशन लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, क्या जो सोचा हुआ है आपने इसका यूज, तो उसको आपको इंस्टॉल वगैरह कराना पड़ा तो ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अच्छा, एग्जांपल्स क्या हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की, एग्जांपल्स क्या हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन। इंस्टॉलेशन के स्टाफ को जो बंदा इंस्टॉल करके देगा, आप क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट का क्या नाम होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। यानी हो सकता है वो आपके एम्प्लॉयज हों और आप उनको इसके ऊपर कुछ सैलरी पे करें, तो लिखें इंस्टॉलेशन स्टाफ को आपने पेमेंट की, तो क्या ये एसेट की कॉस्ट में, एसी इंस्टॉल करवाया तो वो भी एसेट की, एसी की कॉस्ट में क्या होता था, ऐड। अगर एम्प्लॉयज को, अपने ही एम्प्लॉयज को अलग से पैसे देके इंस्टॉलेशन करवाई तो वो भी एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। प्रोफेशनल फीस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन। किसी एक्सपर्ट को आपने पेमेंट की कि यार इस सॉफ्टवेयर में एक दो चीज़ें ज़रा चेंज कर दो ताकि हमारे सिस्टम से कंपैटिबल हो जाए, तो किसी एक्सपर्ट को आपने पेमेंट की, उसके लिए प्रोफेशनल फीस पे की। टेस्टिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं करना, करना है, क्योंकि ये सारी किसकी मिसालें हैं, क्या चीज़, हाँ हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ। टेस्टिंग की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है। वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि एसेट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। अब ये कुछ हजरात IAS 16 का एक कॉन्सेप्ट ले आए हैं, वो कह रहे हैं नेट ऑफ सैंपल्स, इससे कोई सैंपल बनाए तो उनको नेट कर दें। तो वो अगर IAS 16 की बात आपने याद करनी है तो वो यहाँ लिख लेते हैं, IAS 16 की एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इंटेंजिबल्स आमतौर पे ऐसे होते नहीं कि उनके सैंपल बेचे जाएं। इंटेंजिबल्स बाय डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर बन रहा होता है या कोई फार्मूला बन रहा होता है, तो अगर कभी आ जाए तो IAS 16 वाली बात भी शायद रिवाइज कर लें। आपने कोई प्लांट खरीदा 200 रुपये का, इस पर टेस्टिंग कॉस्ट आपने इनकर की 30 की, और सैंपल प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, सैंपल आपने प्रोड्यूस करके बेचे। सैंपल आमतौर पे सस्ते दामों बेचे जाते हैं। अब आप बता दें, प्लांट खरीदा तो ये पैसे आपके पास से आए या आपके पास से गए, गए। टेस्टिंग कॉस्ट क्या है, आपने कुछ स्टाफ को, एक्सपर्ट्स को पैसे दिए कि इसको टेस्ट करो, ये पैसे भी आपके पास से गए। या फिर टेस्टिंग में आपने कोई मटेरियल यूज़ किया होगा, कोई लेबर यूज़ की होगी, और सैंपल प्रोड्यूस किए और प्रोड्यूस करके बेचे, तो ये आउटफ्लो होगा, इनफ्लो, इनफ्लो। अब आप मुझे बता दें सारी बहस के बाद कि हम एसेट की कॉस्ट में क्या डालेंगे, प्लांट की कॉस्ट 200, सैंपल में, सैंपल बनाने पे खर्चा कितना आया 30 का, टेस्टिंग कॉस्ट जिसे मैं कह रहा हूं, यह सैंपल प्रोड्यूस होके उस पर खर्चा आया, और सैंपल प्रोड्यूस होने के बाद आपने क्या कर दिया, इनको सेल कर दिया। आप बता दें ओवरऑल नेट आपको कितना पड़ा, तो एसेट किस पे कैपिटलाइज होगा, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 218 से। तो सैंपल बनाने की कॉस्ट ऐड होगी और सैंपल बेचने के जो पैसे आए वो लेस होंगे।
बहरहाल ये तो इन भाई के सवाल के जवाब में दे दिया था, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई इंटेंजिबल्स में, अगर हो तो भी इसी तरह ट्रीटमेंट होगी। कोई कंपनी है दवाइयाँ बनाती है तो शीशी खरीदेगी, गत्ता खरीदेगी, दवाई का मटेरियल खरीदेगी, ये होगी टेस्टिंग कॉस्ट, और फिर दवाइयाँ बना के जब बेचेगी तो बेच के सस्ते दामों जो पैसे आएंगे ये आपका इनफ्लो होगा। ओके नेक्स्ट, examples of expenditures that are not part of cost of intangible. Cost of introducing a new product, क्या मतलब? एडवर्टाइजमेंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी या एक्सपेंस आउट होगी? क्या एडवर्टाइजमेंट के बाद आपका कस्टमर पे कंट्रोल आ गया? क्या किसी कॉलेज वालों ने आई कैप के पेपर हो रहे थे, बाहर पम्फलेट बांटे के अगले सब्जेक्ट आ गए हमारे पास पढ़ो, तो क्या उससे कस्टमर कंट्रोल में आ गया? तो लिखें नो कंट्रोल ऑन कस्टमर, कस्टमर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इस वजह से एडवर्टाइजमेंट को हम कहाँ डालते हैं? एक्सपेंस में। अच्छा, अगर कस्टमर कसम खा ले एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद कि हाँ तुमसे ही खरीदूंगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका कंट्रोल नहीं है, घर जाके उसकी नीयत बदल जानी है, कसम तोड़ने का कफारा दे देगा। आगे चलें, थोड़े थोड़े मसाइल सीख रहे हो आप मुझे लगता है आजकल। पॉइंट नंबर बी, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। एग्जांपल गिवन, स्टाफ ट्रेनिंग। आपने किसी नई जगह के ऊपर अपनी ब्रांच ओपन की बिजनेस की, मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने पेशावर के अंदर कोई कैंपस ओपन किया, तो टीचरों को पश्तो सिखाई। अब जो टीचरों को पश्तो सिखाई तो डेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। एडमिशन ऑफिस वालों को पश्तो सिखाई, डेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। तो न्यू लोकेशन पे बिजनेस करने की वजह से जो स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कॉस्ट पे कैपिटलाइज नहीं होगी। अच्छा, इधर भी रीजन वही लिख लें, नो कंट्रोल ऑन स्टाफ, नो कंट्रोल ऑन स्टाफ, एम्प्लॉइज पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, अगर एम्प्लॉय बॉन्ड साइन कर दे, सफ़े पे साइन करके दे दे, मैं 2 साल तक आपके पास रहूंगा और अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चे इधर आके काम करेंगे, अगर एम्प्लॉय ये लिख के दे दे, फिर भी नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय अगर ये लिख के दे भी दे तो फिर भी बॉन्ड को भी कैंसिल किया जा सकता है, छोड़ के चला जाए, कोई कंट्रोल नहीं हमारा। तो बंदों को मशीनों की तरह नहीं चलाया जा सकता। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, ये कहाँ जाते हैं? एक्सपेंस में जाते हैं या कैपिटलाइज होते हैं? एक्सपेंस में जाते हैं। एडमिन कौन से ऊपर पढ़े हैं? अच्छा जी, आगे चलें। हाँ, स्पेशली अगर आपने एम्प्लॉय को किसी काम के ऊपर लगाया है और वो एक्स्ट्रा एफर्ट करे तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट फिर आप ऐड कर दें एसेट की कॉस्ट में। हाँ, इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा वाला ऐड कर दें। ओके, किस वक्त एसेट की कॉस्ट में चीज़ें डालना बंद कर दें? किस वक्त एसेट की कॉस्ट में चीज़ें डालना बंद कर दें? आप मिसाल के तौर पे खुद सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब सॉफ्टवेयर बनाने का खर्चा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का खर्चा, सॉफ्टवेयर को चलाने, अब ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के खर्चे तक आपने कॉस्ट में चीज़ें ऐड की। अब बाद में आपने कहा कि मैंने इस कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करके दूसरे कंप्यूटर पे लगाना है, तो इट इज कॉल्ड एज रीडिप्लॉइंग एन इंटेंजिबल। तो इसको फिर आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। या आपने अपनी कुर्सियां एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाके इंस्टॉल करवा दी, इसको भी आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी काबिल इस्तेमाल हालत में है, आपका अब ये अपना मैनेजमेंट डिसीजन है कि आप चेंज कर रहे हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट्स, कॉस्ट का रिकॉर्ड करना, ये बातें याद करनी है या स्टैंडर्ड में लिखी नहीं है? स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल सीजेस, कॉस्ट को ऐड करना क्या कर दें? बंद कर दें। व्हेन द एसेट इज इन द कंडीशन नेसेसरी
फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग इंटेंजिबल में क्या कॉस्ट हो सकती हैं? कोई हल्की फुल्की कोई प्रोग्रामिंग का मसला था, वो आपने सही करवा लिया, या कोई क्लॉज फिशिंग एग्रीमेंट में सही नहीं डली हुई थी, वो उसको आपने जाके सही करवा लिया। तो चलते फिरते इंटेंजिबल्स में आमतौर पे यूज के दौरान इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग चेंज होती नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो उसको आपने एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है? उसके हम एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आने हों, और वो बहस अलग है, वो बाद में करेंगे। और रीडिप्लॉइंग, एक जगह से दूसरी जगह इंटेंजिबल शिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसेट। और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? रीडिप्लॉइंग तो शिफ्टिंग होगी ना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? यकम मार्च को आपने इंटेंजिबल बाय किया, यकम मार्च को आपने इंटेंजिबल बाय किया 10,000 का। मार्च से जून तक आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस बना, उसमें सेल हुई 4,000 की और खर्चे हुए 4,200 के। जून आपका ईयर एंड आ गया, कितना नुकसान हुआ? ये इनिशियली ऑपरेट करने पे क्या हुआ? लॉस हुआ। इस लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या एसेट की कॉस्ट से इसका ताल्लुक नहीं है? एसेट की कॉस्ट से इसका ताल्लुक नहीं है। व्हाट विल बी, अगर मैं आंसर की तरफ मूव करूं तो बैलेंस शीट में मेरा एसेट इंटेंजिबल, अगर मैं अमोर्टाइज फिलहाल नहीं कर रहा, तो कितने का नजर आएगा इंटेंजिबल? 10,000 का या 10,200 का? देखें, ये भी डेबिट नेचर की चीज है एसेट, इधर देखें, और लॉस भी डेबिट नेचर की चीज है। नेगेटिव में नजर आ रहा है आपको, वो अलग बात है, लॉस भी डेबिट नेचर की चीज है। तो क्या 10,000 जमा 200, 10,200 का इंटेंजिबल बैलेंस शीट में नजर आए या सिर्फ 10,000 का? तो एसेट को अगर आप इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद इनिशियल ईयर्स में आपको एसेट इंटेंजिबल, मिसाल के तौर पे आपने एक फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले से आप जो है वो बॉटल्स बना के बेच रहे हैं। अब बॉटल्स बिकनी 4,000 की और बॉटल्स बनाने पे खर्चा आया था 4,200, तो क्या ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या ये रिटेन्ड अर्निंग को लेस कर देगा? रिटेन्ड अर्निंग का लॉस कभी एफआर 1 में सुना होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। तो क्या आपकी अर्निंग कम हो गई है इसकी वजह से, या आपके एसेट बढ़ गए हैं? बोले बोले, अर्निंग। तो इज इट अ डिक्रीज इन अर्निंग और इज इट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। ओके, ठीक है जी, अब ये डिस्कशन ओवर होगी। अब हम एक न्यूमेरिकल करने लगे हैं शुरुआत। थक जाएगा उसका कंधा, काफी देर नहीं, चलो ठीक है, लेकिन इम्पेयर तो हो सकता है। अच्छा, चलें जी आगे। ये एक चिट्टा कुक्कड़ है बनेरे पर। अच्छा, अब
तब प्यारा नहीं। बात बढ़ जाएगी फिर। ये आपने खरीदा था 800 रुपये का, कुकड़ी कर लें, नहीं मिसाल देनी है ना। तो ये आपने खरीदी थी, खरीदा था, खरीदी थी ये आपने खरीदी थी 800 रुपये की। फिलहाल डेप्रिसिएशन वगैरह सब छोड़ दें, ये तो बायोलॉजिकल एसेट है, सिर्फ समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। इससे आप कैसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? सवारी का फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, इससे दो फ़ायदे बताएं, किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं? एक, आप इसको आज बेच दें, या फिर आप इसको पालें। पालेंगे तो क्या आएंगे? ये तो काले कौन से अंडे होते हैं? काले तो नहीं होते। अच्छा, अगर आप इसको पालेंगे तो क्या आएंगे? अंडे आएंगे। और अगर आप इसको बेचेंगे तो मुर्गी जाएगी और पैसे आ जाएंगे। अब आप ये कैसे डिसीजन लेते हैं कि मैंने इसको बेचना है या मैंने इसको पालना है? ये देखते हैं कि मुर्गी से हम पूछते हैं फ्यूचर में मैक्सिमम तुम कितने दे दोगी अंडे, यही पूछते हैं ना कि फ्यूचर में मैक्सिमम अंदाजा लगाते हैं ना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये अंडे देती रहेगी। और फिर अंडों को जो बेच के पैसे आएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। भाई साथ साथ सीए कर रहा है, ये कौन सा वाला सीए कर रहे हो? इधर देखो। असल में जब आप हजरात इतना अटेंटिव हो जाते हैं ना तो मोबाइल यूज हो रहा होता है। अच्छा, तो ये क्या बात हो रही है? सारी कौन से कॉन्सेप्ट की डिस्कशन हो रही है? 36 सर। इम्पेयरमेंट। ये किसकी डिस्कशन हो रही है? इम्पेयरमेंट। बुक्स में कितने का पड़ा हुआ है? 800 का। अगर मैं इसको बेच दूं तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल टाइप का फिक्रा बोला जाता था। अगर मैं इसको बेच दूं तो मुझे 700 देके जाएगा, और अगर मैं इसको पालूं तो मुझे इसको नहीं, चारा नहीं, दाने, तो मुझे इसको दाने खिलाने पड़ेंगे, दूध तो नहीं पिलाना पड़ेगा बादाम डाल के, तो मुझे इसको जो है वो कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। तो कोई ना कोई मेरा आउटफ्लो भी होगा, लेकिन अंडे आएंगे तो मेरा इनफ्लो भी होगा। तो फर्ज करें ये 900 है। आप बताएं आपको क्या बेहतर लग रहा है कि मैं इसको बेचूं या पालूं? पालूंगा तो कितने आएंगे? 900। बेचूंगा तो क्या बेहतर है? इफ का नाम क्या रखते थे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इसका नाम वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से हायर रिकवरेबल अमाउंट। इन दोनों में से हायर रिकवर, फायदा रिकवर कैसे किया जा सकते हैं ये। और ये बुक वैल्यू होती थी, बुक्स के अंदर जो नजर आ रहा है। फिर कंपेयर करके किस टेस्ट से गुजारते थे? इम्पेयरमेंट टेस्ट से। चलें जी, पहला सवाल शुरू करें। नोट्स में दिया हुआ है आखिरी सफ़े पे। कौन सा सफ़ा? सफ़ा नंबर ज़रा बताएं। 224। ये 2 दिन तक आपको नोट्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद बुक आ जाएगी। अ कंपनी परचेज्ड अ बस कॉस्टिंग ₹500। कंपनी की बस हो गई? नहीं, कंपनी की बस नहीं हुई, कंपनी ने बस खरीदी ऑन यकम जनवरी 2007 वाले को ढूंढने नहीं मिलेंगे उसे। यकम जनवरी 13 को। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये तो फर्दर इंफॉर्मेशन है, छोड़े परे, यही तो पढ़नी है। ऑन 31 दिसंबर 2015, कितने साल बाद? यार मैं जा रहा हूं, FR1 दोबारा पढ़ के आए, कोई खुदा का खौफ करें। ऑन 31 दिसंबर 2015, बोले पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, बोले 3। चलें वापस आगे चलते। 3 साल बाद एक कंपेटिटर मार्केट में आ गया। मिसाल के तौर पे हम थे न्यू खान, ओल्ड खान नहीं, हम थे न्यू खान, और कंपेटिटर आ गया यू टोंग, तुम्हारी टांग। यू टोंग कंपेटिटर आ गया, है ना, लाल कलर की होती है, अंदर से ग्रे सीटें। ऑन 31 दिसंबर 15 यू टोंग केम इन मार्केट, सो वी डिसाइडेड टू चेक आवर बस। तो हमने सोचा अपनी मुर्गी को हिला के चेक करें फॉर इंपेयरमेंट टेस्ट। ऑन 31 दिसंबर, अच्छा पहले मुझे बता दें कि बस की बीवी होती है बुक वैल्यू,
बस की सीए भी होती है कैरिंग अमाउंट, तो बीवी और सीए एक ही चीज है। अच्छा दोनों ही मुश्किल है, हाथ दोगी। मैं बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट की बात कर रहा हूं, आप किसकी बात कर रहे हो? आप इसी। अच्छा तो दोनों मुश्किल क्यों है? कॉस्ट माइनस कम रिडक्शन। ये इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म होने लगा है किस दिन? 31 दिसंबर 15। कितने दिनों में रनिंग में आ जाएंगे आप? पढ़ाई की रूटीन दोबारा आज से रनिंग में। गरारियां सेट करा ली हैं सारी अपनी, मोबाइल शोबाइल फारग कर दिए। ये एक दूसरी क्लास से मोबाइल में लेके आया हूँ, एक आप लोगों ने भी देना है। सजा उनको ये मिली थी कि उन्होंने टीचर से भी बड़ा मोबाइल रखा हुआ था। ये देखें। अच्छा आपका क्या कह रहे हैं? बुक वैल्यू। अच्छा जी कॉस्ट। भाईजान बस है, बस्सी है, आपने पूछा ही नहीं 500 रुपए की कौन सी बस आती है। अच्छा बस्सी की कॉस्ट 500, इसकी लाइफ 5 साल। हर साल कितनी डेप्रिशिएट होगी? 100 रुपए। तो 500 डिवाइड बाय 5 100, तो कितने साल डेप्रिशिएट हो चुकी है? पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15। कॉस्ट बोले 500। जब मैं 500 को डिवाइड करूंगा 5 से तो कितने साल की डेप्शन आएगी? 1 साल की। मुझे कितने साल की चाहिए? साथ वाले के बैग से कैलकुलेटर निकालें। 200। मुझे बता दें इस बस की बीवी कितनी है? 200। किस दिन? 31 दिसंबर 15। इसको किससे कंपेयर करूं? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस या वैल्यू इन यूज। ओके अच्छा जी यहां तक नोट करें। अब आपकी डिस्काउंटिंग की रिवीजन करनी है, फिर आगे चलता हूं मैं। पुत्र ये कब से मसला नोट ना करने वाला? मैट्रिक से? आज से शुरू है, आज ही शुरू हो गया। यस सर। मेरे आने की वजह से फिर रजिस्टर लाना भूल गया। इसको एक सफ़ा फाड़ के दें, 1 रुपया लें। कितने का रजिस्टर है? इसी ने नहीं लेना। कैसा है फरमान का पेपर हुआ था? बेहतरीन सर। जबरदस्त माशाल्लाह। आप भी देखे आए हो? मुश्किल से गुजरे होंगे 3 दिन। अच्छा जी घर वालों के बहुत याद है। कोई काम का काम कर लेते। अच्छा जी अब मोहतरम जरा डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर लेते हैं, इससे हट के कहीं। अगर हमारी डिस्कशन के दरमियान कोई और डिस्कशन चले तो रजिस्टर में उसको डब्बे में ले लिया करें। डब्बे में डब्बा, डब्बे में आपके साथ वाला करोड़ों में एक। मुस्कुरा दें उसको देख के। I will receive rupees 600 for 4 years at end of each year. I will receive rupees 600 for 4 years at end of each year. हर साल के एंड पे 600 मिलना है या 4 सालों बाद एक दफा 600 मिलना है? हर साल के एंड पे 600 मिलना है। डिस्काउंट रेट 12%। अच्छा मुझे टोटल कितने पैसे मिलने हैं? 600 600 600 600 कितने हो गए? 2400। पहले साल के एंड पे, दूसरे के, तीसरे के और चौथे के एंड पे 600 600। ब्रेक लगाएं। अच्छा जी अब
अगर मैं इसको 2010 का साल कहता हूं और इसको मैं 2011 और इसको 2012 और इसको 2013, तो मुझे बताएं इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 10 मैं कैसे निकालूंगा? डिस्काउंटिंग का रेट तो बताएं। पहली क्लास में जूते उतरवा रहा है सर, अच्छे लगे मुझे। जी, बोले करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, मुझे ले जाना पेपर में। 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पार डिवाइडेड बाय आई या आई आई। आजकल तो बच्चे बच्चे खार बोल रहे हैं, आप लोग भी कार बोल रहे होते हैं। ट्राई करें, वापस इधर आ जाए। अच्छा जी, 1 प्लस आई है 12%, तो मैं लिख दूं 1.12 और बोले रेज टू पार कितनी दफा, पंजाबी वाला दफा नहीं, उर्दू वाला, कितनी दफा, बोले कितनी दफा 600 मिलना है? 4 दफा। तो रेज टू पार -4, ये फॉर्मूला है ना एनओटी का, डिवाइडेड बाय, बोले 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 बोले, ये लाइन पूरे के नीचे है? जी बिल्कुल पूरे के नीचे है। डिवाइडेड बाय 0.12। चलें जी, 1822। अच्छा, वैसे अगर मैं डिस्काउंटिंग ना करता तो मुझे कितने मिलते? 2400। अभी मुझे 2400 मिलने हैं या प्रेजेंट वैल्यू की मद में कम पैसे मिलने हैं? प्रेजेंट वैल्यू की मद में कम मिलेंगे, 600 ही। लेकिन आज अगर मैं उस बंदे को कहूं मुझे 600 4 साल बाद ना दे, बल्कि इकट्ठे मुझे दे दे तू, तो वो इकट्ठे 2400 देगा या कम पैसे देगा? वो कितने देगा? 1822। अच्छा जी, नोट कर लिया इसको? अच्छा, ज्यादा शर्माते तो नहीं आप लोग? बहुत शर्माती। एक खोता वर्क भी है, डंकी वर्क, वो क्या है? खोता वर्क बताएं, प्रेजेंट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 10। चाहे खोते पे जाएं चाहे जहाज पे जाएं, पहुंचेंगे उधर ही पहुंचे। खोता लेट लेके जाएगा, जहाज जल्दी ले जाएगा, बस ये फर्क है, हैं दोनों जहाज ही। अच्छा, आप बताएं कैसे डिस्काउंटिंग करें? आप खड़े किधर हैं? यहां पे फील हो रहा है? यहां पे खड़े हैं, खड़े किधर हैं? यहां पे। यहां पे खड़े होके 600 को आवाज मारें, 600 1.12 रेज टू पावर -1। अब आप आवाज मारे अगले 600 को, 600। अब आप अगले 600 को आवाज मारे, 600। आखिरी 600 रो रहे हैं, मुझे भी बुलाओ। अब आखिरी 600 को आवाज मारे, 600। थोड़ी सी आवाज आहिस्ता कर लें ऑनलाइन वाले। इसको जरा अपने जादुई कैलकुलेटर पे टोटल मारे, तजर्बा करें ना, चेक तो कर लें भाईजान। थोड़ी सी सुस्ती करेंगे ना आप FAR2 में, याद रखिएगा बड़ा नुकसान होगा। हल्की सी भी आपने सुस्ती नहीं करनी, एक एक चीज को आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है, घर जाके उसकी कैलकुलेशन करनी है। फिगरें आउट होने से पूरा सवाल जो है वो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाया करेगा। एक एक चीज को बड़ा अटेंटिवली समझें और लें जी। 1822। तो ये दोनों तरीके नोट कर लें। प्रेफरेबल कौन सा तरीका है? ऊपर वाला। दूसरे के साथ लिख लिया खोता वर्क,
रजिस्टर के पहले सफ़े पे ही खोता लिख लिया है, हद होगी। कोई रजिस्टर खोले पता नहीं कहाँ पड़ा है। हम बच्चे को उठाने आए हैं आज। आपके इदारे में उसे खोता लिखवाया जा रहा है। स्मार्ट वर्क करना है, खोतों की तरह वर्क करना है। हार्ड वर्क भी जरूरी है साथ। शहरी के पास सोते हो आप? ओ अच्छा अच्छा, पास है तेरा। तरावी के पास हो जाया करोगे, शहरी को उठ जाया करना। ओके अच्छा जी, अब एनओटी का फॉर्मूला कब यूज होता है? सेम अमाउंट हो, ठीक है, जब सेम अमाउंट हो, 600 600 600 सेम अमाउंट हो, और क्या हो? सेम इंटरवल हो, दर्जी की तरह साल 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 बाद हो रहा है। सेम अमाउंट होगी और सेम इंटरवल हो गया। और अच्छा जी, एक से ज्यादा अमाउंट हो। तीसरी बात बोले, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो एनओटी का फॉर्मूला नहीं लगाना। तो क्या क्या होना चाहिए बोले एनओटी का फॉर्मूला? इसको एनओटी का फॉर्मूला कहते हैं। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है डेट इज ऑफ एनओटी, और ये सिंपल डिस्काउंटिंग की है, सिंपल डिस्काउंटिंग की है। अच्छा, कब एनओटी का फॉर्मूला लगना है जल्दी बताएं? अमाउंट्स क्या हो? बराबर हो, फिर इंटरवल सेम हो, एक एक साल का गैप है, और तीसरी चीज एक से ज्यादा अमाउंट्स हो। अगर ये तीन बातें पाई जाएंगी तो हमने फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एनओटी वाला। और कैसा भी हो सकता है कि सिंपल अमाउंट, सिंगल अमाउंट को डिस्काउंट करना पड़े जी। पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, अमाउंट सेम, इंटरवल सेम, और अमाउंट्स मोर देन वन। अब तो आ गया रजिस्टर, अब तो लिख लो। बॉल पॉइंट नहीं है, आप देखता हूं। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। बॉल पॉइंट चाहिए यार, उसके लिए कोई ढूंढ लें। है अच्छा जी, गलती से बैठ गया मैं। अब आप आई विल रिसीव ₹800 at end of 5th year only. डिस्काउंट रेट 13%। आई विल रिसीव ₹800 at end of 5th year। 5वें साल के एंड पे मैं रिसीव करूंगा 800। जी, क्या बार बार पैसे आने हैं या एक ही दफा पैसे आने हैं? एक ही बार पैसे आने हैं जी। प्रेजेंट वैल्यू आप निकालें। 434। अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट है ही एक, इंटरवल भी तो सेम नहीं है, बस एक ही अमाउंट आ रही है, और अमाउंट भी एक ही, एक से ज्यादा नहीं है। गिने कितने साल हैं? 5 साल आपने पीछे बुलाना है इसको। 800। अब तो मुझे बंदे लग रहे थे। अच्छा, 1.13 रेज़ टू पावर माइनस 430। तो अब ये मैं इसको डंकी वर्क नहीं कहूंगा, अब तो ओनली अवेलेबल पॉसिबल ऑप्शन ही ये थी सिर्फ। मरता क्या ना करता, यही काम करना था। तैयारी कर ली रोजों की?
चलो गुड। गहरी सी बात है, गहरी। जो गुनाह ज़्यादा करता है उसको रोज़े में भूख भी ज़्यादा लगती है। तो मतलब ये है कि किसी को बताया ना करें भूख लगी हुई है मुझे। अच्छा चलें जी, आगे चलें। अब सवाल की तरफ वापस आ जाएं जितने दी। ना ना, हो सकता है किसी की पहला इंटरेक्शन हो मेरे साथ, तो वो क्या सोचेगा। पॉइंट नंबर 2, ऑन 31 दिसंबर 2015 पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15 तक कैसे 3 साल इस्तेमाल हो चुका था, 2 साल इसकी बकाया लाइफ रह गई थी। ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अच्छा पहले मुझे बताया बस खरीदी कब है, 13 में, तो 5 साल चलनी है, 13, 14, 15 में तो कंपेटिटर आ गया, लेकिन हम फिर भी बस चलाएंगे क्योंकि हम हैं, बस की बस करा देंगे 16 और 17, तो ये 5 साल बस चलनी है। ऑन 31 दिसंबर 15 फ्यूचर में ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं। हर साल इनफ्लो कितना होगा, 70, सवारियों से किराया आएगा, और आउटफ्लो कितना होगा, 15। ये किसका होगा, पेट्रोल का, ड्राइवर की तनख्वाह, ये वो बला बला। अच्छा एट द एंड ऑफ लाइफ किस वक्त, वो बोले 31/12/17 को। क्यों, खरीदा कब है, 13, 14, 15, 16, 17। एट द एंड ऑफ लाइफ लिखें, एट ऑन 31 दिसंबर 17 बस कैन बी सोल्ड एट ₹25। बस कितने की बिकेगी, 25 रुपए की। और बस को बेचने का खर्चा कितना आएगा, हो सकता है किसी को कमीशन देना पड़े जो अच्छी प्राइस में बस बिकवा दे। तो इफ वी सेल बस टुडे, इसको छोड़ें अभी, मुर्गी को बेचना नहीं है, फिलहाल अंडों वाली बात कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, इस सवाल को सामने रखते हुए, कितने साल बस यूज हो गई है, 3 साल, कितनी रह गई है, 2 साल। एज ऑन 31/12/15 फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी 16 और 17 की बात हो रही है, फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। फ्यूचर में मुझे कितना आना है, लिखे, फ्यूचर में कितना आना है मुझे, 55, 2016 में भी 55 और 2017 में भी 55। अच्छा भाई, इसमें हम अजम्पशन लेते होते हैं कि ये पैसे साल के एंड पे आने हैं। वैसे प्रैक्टिकली देखें, किराया साल के एंड पे नहीं आता, किराया तो पूरे साल आएगा, लेकिन हम करें क्या, और कोई अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो ये 70 रुपये 2016 के एंड में आ जाएंगे, और यही 70 रुपये 2017 के एंड पे आ जाएंगे। आप बताएं जी, इधर मुझे कितने पैसे आएंगे, 55, इधर 55, और जब मैं 2 साल बस चला लूंगा तो फिर भी तो बेचूंगा ना एंड पे, तो वो मैं कितने की बेचूंगा, 25 की, और इसको बेचने का खर्चा कितना आएगा, 2, तो मुझे 25 आएगा या 23 बचेगा, 23 बचेगा। अब आप मुझे बता दें कि ये डेटा आपके सामने है और मैं यहां खड़ा हूं, इनको मैं डिस्काउंट कैसे करूं। ऊपर वाली दोनों फिगर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, सेम अमाउंट, सेम इंटरवल, मोर देन 1 पेमेंट। तो ऊपर वाले दोनों को कैसे डिस्काउंट कर लूं, एनओटी का फॉर्मूला लगा के। यहां तो बड़ी आसान सी फिगर, ज्यादा भी तो हो सकती है ना, और इसको डिस्काउंट, जो सिंपल डिस्काउंट करना है उसके लिए दर्जी वाला काम, यहां से पकड़ के गिनना शुरू कर दें, 1, 2 साल। तो अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, ये वैल्यू इन यूज मुझे निकाल के दे दें, वैल्यू इन यूज कैलकुलेटर में, उधर ही रखो, हिम्मत करो, हौसला।
कैलकुलेटर निकाले ना वैल्यू। अच्छा कर लिया। और कोई सवाल किसी? हाँ के बाद जो लॉस या प्रॉफिट आएगा वो डिक्रीज और इंक्रीज इन अर्निंग ही होगा। वो हाँ बिल्कुल, वो फिर भी नहीं नहीं नेवर। यार बातें ना करो आपस में, कट यार छेती बातें करो। निकला है? नए दोस्त बनाने हैं या पुरानों पे गुजारा चला रहे हैं? गुजारा चला रहे हैं या अच्छे हैं? आप तो इसलिए दूर बैठे हुए हो। अच्छा जी, 55 को बुलाना है इधर और इधर, तो इसलिए इसके ऊपर हम एनओटी वाला फार्मूला लगा लेते हैं, और 23 को डायरेक्ट इधर बुलाना है। इस पर कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं? सिंपल डिस्काउंट का। वैल्यू इन यूज 55 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -2, डिस्काउंट रेट ये था, डिवाइडेड बाय, अभी इसका टोटल करने की जरूरत नहीं, अभी इसका टोटल करने की जरूरत नहीं, प्लस 23 इंटू प्लस 23 इंटू 1 रेज टू पावर -2। इस पे सिंपल, इसको बाहर वाले कॉलम में रखूं या अंदर वाले कॉलम में रखूं? अंदर वाले कॉलम में रखें ताकि एंड पे हमें पता चल जाए। जी बोले। 111। हाँ जी क्या? वो रेजिडुअल वैल्यू का लफ्ज़ वाज़े लिखेगा, वाज़े लिखेगा रेजिडुअल वैल्यू इतनी है। अच्छा जी, ये एक अलग डिस्कशन है, कर लेंगे किसी में। ओके, पॉइंट नंबर 4, इफ वी सेल बस टुडे, अगर हम बस को आज बेचते हैं, डेट इज 31 दिसंबर 2015, तो बस कितना देके जाएगी? ये क्या चक्कर है, इधर 25 रुपए की बिक रही है, इधर 130 की बिक रही है। ये 31/12/17 को बिक रही है, जब 2 साल इस्तेमाल हो गया, लेकिन अगर 31/12/15 को ही बस बेच दें तो ये हमें कितना देके जाएगी? 130 माइनस 14, 116। इसको डिस्काउंट करने की जरूरत है? क्यों नहीं डिस्काउंट करने की जरूरत? ये ऑलरेडी किस दिन की वैल्यू है? 31 दिसंबर 15 की। जी, व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? 116। रखें पालें, रखें पालें, एक ही बात कर रहा हूं, पालें बेचें? बेचना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम बेच देंगे। डिस्पोजल की एंट्रीज करें, हाथ खड़ा करें, डिस्पोजल की एंट्रीज करनी है। बेचें या रखें? अच्छा, इन दोनों में से हायर क्या है? 116। अब किताबों में ये एसेट कितने का है? 200 का, और इस एसेट के अंदर मैक्सिमम जान कितनी है? 116। मैक्सिमम मींस इन दोनों में से हायर उठा ली, मैक्सिमम जान 116 है। अब ये एसेट ज़्यादा से ज़्यादा भी देके गया तो कितना देके जाएगा? 116। इसका मतलब है आज खड़े होकर हम कितना नुकसान बुक कर लें?
क्या ये वक्त गुजरने की वजह से नुकसान है या कंपेटिटर आया जिस वजह से नुकसान हुआ, तो इसलिए इसका नाम डेप्रिसिएशन नहीं है जी। 84 पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना, बस पता होना चाहिए ये इंपेयरमेंट लॉस है। कैसे पता होना चाहिए? बुक वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है हमारे एसेट्स में इतनी जान नहीं है कि वो 200 भी दे सके हमें। तो व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? अच्छा, डिसाइड क्या हुआ है, बेचना ज़्यादा अच्छा है या पालना ज़्यादा अच्छा है? अब बेचने की एंट्री कब करें? इस साल के एंड पे कर दें या अगले साल के शुरू में कर दें? अच्छा, मेरी बात इसमें याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हमने बेच देना है। इट डजंट मीन कि आप बेच देना है, चाहे आप अपने पास रखने की नीयत भी रखते हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट से आपने जरूर गुजारना है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप 116 रुपये कमा सकते हैं, ना कमाएं, आपकी मर्जी है। हो सकता है आप अपने पास रखें, तो अपने पास रखने में कोई मसला नहीं है, आप इसको अपने पास रखें और इस्तेमाल करें। जी क्या हुआ, क्यों जाना है? क्या? अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द जनरल एंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 15 को जनरल एंट्री क्या होगी? वैसे हमारी एंट्रीज ओवरऑल क्या हुई होंगी 13 में? बस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 500 से। फिर ईयर एंड पर अकाम रिडक्शन 100 से। फिर 2014 में क्या एंट्रीज हुई होंगी? बस खरीदने की दोबारा कोई एंट्री नहीं हुई होगी। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 100 से। और 15 में डेप्रिसिएशन डेबिट तो अब एक एंट्री जो है 15 के साल में और होगी, डेट विल बी इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 84 और अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस नोट। अच्छा जी, नाउ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस 15, 14, 13। कॉस्ट लेस अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जी। कितने का खरीदा है? पहले देख लें, पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? 100 का। इधर 400 का कहाँ से हुआ? जो अकाउंट का कैरी डाउन है 500, वही अगले साल आ जाएगा बैलेंस 500 रुपया। 100 रुपया कम रिडक्शन पिछले साल के एंड तक थी, 100 में जब ये वाली 100 डली 200, यही बैलेंस इधर आ जाएगा। एसेट की कॉस्ट चेंज नहीं होगी और अगले साल अकाम रिडक्शन के अंदर बैलेंस
300। अच्छा, अब हमारा एसेट अब इधर बताएं कितने की इम्पेयरमेंट? 84। P&L depreciation, impairment loss, सौ और सौ और इम्पेयरमेंट लॉस तो तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू क्या आ गई? 116। तो बैलेंस शीट में ये कितने पे नजर आएगा? 116। ओके, सवाल की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ ये थी, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2015 में आपने इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करनी है। ओके, अब आप नोट्स में आ जाएं टॉप पे। डेफिनेशंस, ये हमारी किताब का पेज नंबर 201 है। एसेट क्या चीज़ है जी? एसेट इज अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कॉलेज वाले इस प्रोजेक्टर शीट को कंट्रोल कर रहे हैं। पास्ट इवेंट खरीदा, पास्ट इवेंट खरीदा, चोरी किया, खरीदा। अ रिसोर्स इज अ कंट्रोल्ड बाय कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ and from which future economic benefits are expected to flow। अच्छा, ये तो डेफिनेशन होगी एसेट की। एसेट कंट्रोल किया जाता है, इसी वजह से स्टाफ को कभी भी एसेट में शो नहीं किया जाता, क्योंकि स्टाफ के ऊपर आपका क्या नहीं है। फुटबॉल लीग्स हैं, उन्होंने लीग में अपने प्लेयर को जो है वो करोड़ों रुपए देके खरीदा होता है, लेकिन वो उसको एसेट शो नहीं कर सकते अपनी बैलेंस शीट में, क्योंकि उनके ऊपर हमारा क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है जी? इनटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट होता है मोबाइल वाले भाई जिसमें 3 खासियतें पाई जाएं। जिसमें कितनी खासियतें पाई जाएं? 3 खासियतें। उधर हाइब्रिड में पहली रो में बातें ना करें। 3 खासियतें पाई जाएं। नंबर 1, आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनेटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनेटरी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ओके, मैं सब तीनों चीजें बताता हूं, अलग अलग तीनों चीजें अलग अलग बताता हूं। आइडेंटिफिएबल में अगले सफे पे आए, वन बाय वन चीजें। आइडेंटिफिएबल क्या होना चाहिए जी? आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। चीज की शनाख्त कैसे होती है, आइडेंटिफाई कैसे होती है? या वो सेपरेबल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट हो। सेपरेबल हो, ये अजीब सी मिसाल एक देने लगा हूं। किसी बंदे से उसका नाक सेपरेट किया जा सकता है? नहीं, यार अजीब बात। तो ये सेपरेबल नहीं है। कान सेपरेबल नहीं है, ऐनक सेपरेबल है। अच्छा, अब अगर मैं एक कंपनी की बात करूं तो कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर है। क्या ये सॉफ्टवेयर अगर बेचना हो तो ये सेपरेबल है? बिल्कुल। कंपनी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकती है? बेच सकती है। कंपनी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकती है? क्या उसके लिए पूरी कंपनी बेचनी पड़ेगी? पूरी कंपनी बेचनी पड़ेगी या सेपरेट करके बेचा जा सकता है?
अच्छा, टेंजिबल्स तो बाय डिफॉल्ट सेपरेबल होते हैं और बड़ा आसानी से समझ आ जाता है। एसी कॉलेज से सेपरेबल है, सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह कुर्सियां सेपरेबल हैं, सेपरेट की जा सकती हैं। तो टेंजिबल्स तो बड़ा क्लियरली पता चलते हैं सेपरेबल हैं, लेकिन इनटेंजिबल्स भी क्या होने चाहिए? सेपरेबल। और कई दफा कुछ इंटेंजिबल्स होते हैं जिनको आप सेपरेटली बेच नहीं सकते। हुकूमत ने आपको फिशिंग लाइसेंस दे दिया कि कराची के साहिल समंदर पे जाके टूना फिश, टूना ही कहते हो ना, टूना फिश को आप जो है वो शिकार कर सकते हैं, और कोई फिश आई तो उसे वापस डाल देना है अंदर, टूना अगर आई ना तो उसको पकड़ लेना है। और अगले 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक हम आपको ये राइट दे रहे हैं कि आप जाके फिशिंग कर सकते हैं। ये जो राइट है, क्या आप इसको बेच सकते हैं? हो सकता है गवर्नमेंट कहे ये नॉन ट्रांसफरेबल है, आप इसको बेच, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट में की डेफिनेशन में फॉल करते हैं? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रेक्चुअली एक राइट है। अब अगर उधर और कोई टूना निकालने आया होगा तो हम उस टूना को टूना करा देंगे और हम कहेंगे भाईजान भाग इधर से, यू आर नॉट अलाउड टू कट टूना फ्रॉम हेयर। यू अंडरस्टैंड पंजाबी? आपको टूना निकालने की इजाजत नहीं है, सिर्फ टूना निकालने की इजाजत हमें है। अच्छा, तो आइडेंटिफिएबल में 2 बातें बता दें जरा, या चीज क्या हो? सेपरेबल हो, या कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट हो। मस्ट बी सेपरेबल मींस इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द कंपनी एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस्ड, रेंटेड आउट, एक्सचेंज। एग्जांपल गिवन, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स होते हैं कुछ लोगों के। जंग अखबार का कॉपीराइट है, हो सकता है वो किसी को बेच दे। आपने कोई ब्रांड्स परचेज किए हुए, उनको आप आगे किसी को बेच सकते हैं। ये सारी डिस्कशंस आएंगी, ब्रांड क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अच्छा, मस्ट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from the other rights and obligations। क्या मतलब? कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट भी आइडेंटिफिएबल है। क्यों? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो राइट ट्रांसफरेबल है या नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर करने की इजाजत दे दे, हो सकता है ना दे इजाजत या ना दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब वो राइट आपके पास है तो यू ओन एन इनटेंजिबल, और आप उस कागज को पकड़ के इसकी शनाख्त कर सकते हैं। और इसकी शनाख्त ना सिर्फ उस कागज को पकड़ के कर सकते हैं, बल्कि अदर राइट्स से भी अलग है ये। क्योंकि अगर आपके पास असलहे का लाइसेंस है तो उसको आप अलग हाथ में पकड़ सकते हैं, और फिशिंग लाइसेंस को अलग हाथ में पकड़ सकते हैं, और उन दोनों के अंदर पावर्स अलग अलग हैं। और आपने फिशिंग में वो वाला यूज नहीं करना कि बंदूक लेके ठट 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 मछलियों को मार रहे हो। वो फिशिंग लाइसेंस अलग है और असलहे का लाइसेंस अलग है। तो ये राइट्स अपने अंदर भी अलग अलग होते हैं। और दूसरा, जरूरी नहीं इनको हम बेचें, हो सकता है बेचने की इजाजत हो। तो अगर कभी पेपर में आ जाए एक ऐसा इंटेंजिबल है जिसको बेचने की इजाजत नहीं है, तो क्या वो इंटेंजिबल ही नहीं होगा? नहीं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल, दो इट इज नॉट सेपरेबल। सेपरेटली बेचा नहीं जा सकता, बट इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट। तो आइडेंटिफाई होने के लिए दोनों में से कौन सी एक बात भी पाई जाए तो काफी है, या वो लीगल राइट हो। लीगल राइट अगर बेचने की इजाजत है तो भी ठीक है, अगर नहीं बेच सकते तो भी कोई फर्क, रिगार्डलेस का मतलब पता ना, रिगार्डलेस का, चाहे ऐसा हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, पहली बात आप बता दें जी, इंटेंजिबल में क्या खासियत है? आइडेंटिफिएबल हो, बीइंग सेपरेबल, और अच्छा जी, दूसरी बात क्या हो? नॉन मॉनेटरी हो। शेख को पैसे पूछे हैं? मैंने लाया आज। ये क्या है? मनी, पैसे। अच्छा, ये मॉनेटरी, ये मनी है? इज इट मनी? पैसे, हाँ, इसको बेच के पैसे आ सकते हैं, वो अलग बात है। ये अपने अंदर मनी है। अच्छा, इसी तरह कैलकुलेटर, इज इट अ मॉनेटरी आइटम? इट इज अ मॉनेटरी आइटम। अच्छा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की डिटेल हमने IAS 21 में पढ़नी है, लेकिन फिलहाल आप समझ लें इट इज मनी, सो इट इज अ मॉनेटरी आइटम। लेकिन जो आपकी लैंड बिल्डिंग है, डेट इज अ, हालांकि IAS 16 में आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था, लेकिन वो आज मैं बता रहा हूं आपको। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ
एंड इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अ नॉन मनी। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको बेच के कभी फायदा कमा लें और पैसे आ जाएं, लेकिन जब तक आपके पास वो इनटेंजिबल पड़ा है, दैट इज मनी और नॉन मनी। मनी कहां नजर आ रही होती है? बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में, कैश एंड बैंक, मॉनेटरी आइटम्स। और बैलेंस शीट में हमने देखा था अभी पीपी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इनमें थोड़ी सी डिस्कशन भी होगी आने वाले दिनों में कि पीपी भी नॉन मॉनेटरी है, इनटेंजिबल्स भी नॉन मॉनेटरी हैं, ये मनी नहीं है। दो बातें होगी। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात, इनटेंजिबल की खासियत बताएं। विदाउट, इसको फिजिकली टच, इसके अंदर एक आपसे बहस की थी अगर आपको याद हो शुरू में। हाँ, सीडी को तो टच किया जा सकता है, फिशिंग लाइसेंस को भी टच किया जा सकता है, तो इसने क्यों लिखा हुआ है फिजिकली टच नहीं किया जा सकता? हाँ, उसके पीछे असल में पावर छुपी हुई है। सीडी टच करने का मतलब ये नहीं कि ये फिजिकल सब्सटेंस इसका बन गया है, या सॉफ्टवेयर लाइसेंस आप अपने हाथ में पकड़ लें कागज का टुकड़ा, तो आप कहते हैं ये जी फिजिकल सब्सटेंस इसका मौजूद है, ये देखो मैं हाथ लगा के बताता हूं ये फिशिंग लाइसेंस है। तो हाथ लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आपने उस कागज के टुकड़े के पैसे दिए हैं या उसके पीछे छुपे हुए जो साइन है उसके पैसे दिए हैं? तो इजाजतनामा है उसके पैसे दिए आपने। ओके, आगे कोई ऐसी चीजें नहीं जो आपको बताने वाली हैं, वैसे भी बच्चों को सारी चीजें नहीं बताते। अच्छा, कंट्रोल, कंट्रोल को टिक करें। कंट्रोल मींस, क्या मतलब है कंट्रोल का? कंपनी हैज अ पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्स। आप अपना कैलकुलेटर क्यों नहीं किसी को इस्तेमाल करने देते? क्योंकि आपका कंट्रोल है। दूसरों को किसी चीज के इस्तेमाल से रोक देना, ये इस चीज का सबूत है कि वो चीज किसकी है? आपकी है। वो चीज किसकी है? आपकी है। एंड ऑल्सो कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। अच्छा जी, control would usually arise where there are legal rights, for example legal rights over the use of patents or copyrights. However, legal enforceability is not necessary condition for control. कुछ चीजें होती हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लीगली इन्फोर्सेबल हो तो ही ये इंटेंजिबल बनेगी। कई चीजें लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई सॉफ्टवेयर है, हमने खुद ही बना लिया है, अब हमने उसको हुकूमत से जाके कोई लाइसेंस के नाम से रजिस्टर नहीं करवाया, तो शायद लीगली इन्फोर्स ना कर सके हम, लेकिन अपने मेहनत से बनाया है, सो डेट सॉफ्टवेयर या डेट फॉर्मूला विल बी अवर इंटेंजिबल। इसको हम तफसील से देखेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग का बता दें क्या करना है? स्टाफ ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस में डालना है? जल्दी बताएं। स्टाफ ट्रेनिंग क्रिएट स्किल्स, स्टाफ में स्किल आती है, डेट कुड बी सीन एज एन एसेट फॉर द एम्प्लॉयर। हाउएवर, could be seen, however staff could leave their employment at time. Therefore staff training is, बोले not an intangible, ये intangible नहीं है। स्टाफ ट्रेनिंग को हमेशा कहां डालना है? एक्सपेंस में डालना है या एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है? एक्सपेंस में डालना है। कस्टमर लिस्ट्स बताएं क्या होती हैं? कस्टमर लिस्ट्स, और क्या कस्टमर लिस्ट से फ्यूचर में फायदा आता है? कॉलेज वालों के पास पीआरसी के स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब वही कोई पीआरसी का स्टूडेंट ऐसा था जिसको टीचर से बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गई थी, और वो कहता है कि मैंने फलां टीचर से फलां सब्जेक्ट पढ़ना है। अब कॉलेज वालों ने उस बच्चों के कहने पे उस टीचर का कैफ के अंदर भी वो सब्जेक्ट लगा दिया कि आप जो है वो बच्चों को पढ़ाएं। तो क्या कॉलेज वाले उस कस्टमर लिस्ट को मैसेज भेज के फायदा उठा सकते हैं उसका? बोले क्यों नहीं फायदा उठा सकते? चलो एक और मिसाल देता हूं। कैफ के अंदर सरासे पढ़ाते हैं ऑडिट, अब वो सीए फाइनल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो जो पुरानी लिस्ट है कॉलेज वालों के पास मेंटेन, जब उसको मैसेज करेंगे तो बच्चे आना शुरू हो जाएंगे उस मैसेज की वजह से, नेचुरली आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब कस्टमर लिस्ट जो है ना, इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? इट इज लाइक एडवर्टाइजमेंट। आप मैसेज करके अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या एक दुकानदार है, वो कहते हैं मैंने कस्टमर की लिस्ट बनाई हुई है। अब ये हमारा कॉलेज तो चलो साल पहले बना है, क्या जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके पास बड़ी बड़ी कस्टमर लिस्ट अवेलेबल है, 20-25 सालों की कस्टमर लिस्ट अवेलेबल है, तो वो उस कस्टमर लिस्ट से ज्यादा फायदे उठा सकते हैं।
तो कस्टमर लिस्ट देखने में क्या लगती है? इंटेंजिबल एसेट। उससे आपको फ्यूचर में क्या आना है? फायदा आना है। आप मैसेज कराएंगे, लोग आके एडमिशन लेना शुरू कर देंगे, बट बैक एंड पे वही बात है कि कस्टमर्स पे हमारा क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। तो देयर इज नो कंट्रोल बिकॉज कस्टमर्स हैव नो ऑब्लिगेशन टू मेक। कस्टमर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि वो फ्यूचर में चीजें खरीदे ही खरीदे, वो बाय लक है, आगे आगे नहीं आए नहीं आए। तो इस ना कस्टमर लिस्ट को लिखें इंटरनली जनरेटेड। क्या कस्टमर लिस्ट हम परचेज भी कर सकते हैं? ये तो इंटरनली जनरेटेड की मैंने बात की है। क्या कस्टमर लिस्ट को हम परचेज भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी दुकानदार, आप कभी दुकान पे गए हो तो दुकानदार ने आपका नंबर मांगा हो, मांगते कभी कोई दुकानदार नंबर? चलिए छोड़े, आप किसी अस्पताल में इलाज कराने गए हो, अस्पताल वालों ने आपका नंबर मांगा हो, हाथ खड़ा करके बताएं, आप उन्होंने नंबर मांगा। अब ये जो नंबर मांगते हैं तो वो क्या मेंटेन कर रहे होते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। अब कोई वो अस्पताल बंद होने वाला है और कोई नया अस्पताल उधर आ रहा है, क्या वो नया अस्पताल पुराने अस्पताल को पैसे दे के कस्टमर लिस्ट खरीद सकता है? खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। करोड़ 2 करोड़ रुपया दे दे और खरीद ले। तो परचेज्ड कस्टमर लिस्ट को हम पढ़ेंगे, वो इंटेंजिबल है, लेकिन इंटरनली जनरेट इंटेंजिबल नहीं है। फर्क बताएं इंटरनली जनरेट और परचेज्ड के अंदर, फर्क बताएं। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है टोयोटा करोला, अजीब सी मिसाल दे रहा हूं, उसने कस्टमर लिस्ट बनाई हुई है, बनाई हुई है कस्टमर लिस्ट। अच्छा, उसके पास कस्टमर लिस्ट अवेलेबल है, क्या उसके पास उन लोगों की लिस्ट अवेलेबल है जो लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं और हाई क्लास है? हाँ हाँ, जो गाड़ियां खरीद के गए हैं उन्हीं की लिस्ट अवेलेबल है ना। वो फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं गाड़ी, जिसने आज खरीदी है वो कल भी खरीद सकते हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते। टोयोटा वाले कहें हम कारोबार बंद कर रहे हैं, तो किया गाड़ी वाले हैं और किया वाले कहें कि आप ऐसा करो अपने कस्टमर्स की लिस्ट फिर हमें दे दो, क्योंकि ऐसे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो टारगेटेड नहीं होगी, हम टारगेट ऑडियंस को जो है वो भेजना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या वो उस कस्टमर लिस्ट को यूज कर सकते हैं? तो टोयोटा करोला के लिए वो कस्टमर लिस्ट खुद क्या होगी? इंटेंजिबल नहीं होगी। क्यों? इंटरनली जनरेट की है। और किया के लिए वो क्यों? चलें आज की क्लास को यहां खत्म करते हैं, ये बात लिख लें आप। परचेज्ड दिस कस्टमर लिस्ट फ्रॉम करोला by paying rupees 5 crore. Now, for बोले now for आगे की now for किया cost can be measured reliably. So this purchased asset, purchased या internally generated? Purchased. So this purchased asset is an intangible for किया। नहीं, वो कंट्रोल की यहां वो पैसे तभी देगा जब उसको फ्यूचर में आने की, वरना कोई पागल नहीं है 5 करोड़ का दे दे। एक उम्मीद है, स्टैंडर्ड ने कस्टमर लिस्ट परचेज को वाजे तौर पे कह दिया कि अगर परचेज है तो इंटेंजिबल है, स्टैंडर्ड में वाजे तौर पे लिख दिया गया, अगर इफ इट इज परचेज तो इंटेंजिबल है। अब वैसे जो चीज़ मैंने मना किया रिकॉर्ड करने से, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, जनरल जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं हमारी उसको कैपिटलाइज नहीं करना, लेकिन अगर आप कस्टमर लिस्ट बाय कर रहे हैं दैट इज एन इंटेंजिबल। ठीक है, होमवर्क कुछ भी नहीं है, सीसी को आप पढ़ के आइएगा जो किया। ओके।